अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदफ बदियुज़्ज़मान है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बरवक्त इलाज। आज का हमारा मौजू बहुत अहम है और सबसे मौजू पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि आज हमारे गेस्ट कौन हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहतेशाम खालिद। डॉक्टर एहतेशाम खालिद एज कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं आइडियल मेडिकेयर क्लिनिक मुल्तान में। तो मिलते हैं डॉक्टर एहतेशाम से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहतेशाम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं कि आज हम डॉक्टर एहतेशाम से बात किस बारे में करेंगे। आज हम बात करेंगे मिर्गी या एपिलेप्सी के बारे में। तो डॉक्टर एहतेशाम, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या आप हमें बताएंगे कि मिर्गी या एपिलेप्सी क्या होती है? Assalamu alaikum, Sadaf. Thank you so much for the invitation. And मिर्गी या मिर्गी के दौरे एक काफी कॉमन कंडीशन है जो कि हर एज ग्रुप में देखने को मिलती है। बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं। मिर्गी आमतौर पे जो कॉमन लोगों को पता है उसको हम कहते हैं जो दिमागी दौरे होते हैं, उनको कहा जाता है। अब दिमागी दौरों से मुराद ये है कि ऐसे मरीजों के दिमाग में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, क्योंकि दिमाग से जो भी जिस्म के आज़ा मूव करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कॉम्बिनेशन से ये हरकत होती हैं। लेकिन जब ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होना शुरू हो जाए तो उससे जिस्म में एबनॉर्मल हरकत जैसे झटकों का लगना, आंखों का एक तरफ मुड़ जाना या चेहरे का एक तरफ मुड़ जाना हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी अलामात हो सकती हैं, लेकिन सादा लफ्जों में मिर्गी के दौरे एबनॉर्मल ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होते हैं। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर एहतेशाम, ये बताइए कि ये जो एपिलेप्सी है या मिर्गी है, इसकी कुछ इकसाम भी होती हैं, कुछ मुख्तलिफ तरह से मतलब ये प्रेजेंट करता है। मरीज को कैसे पता चले कि, या मरीज को तो पता चल सके या ना पता चल सके, उसके घर वाले या इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो कैसे पहचान सकें कि ये मिर्गी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सदफ। और जैसे आप भी कह रही थी कि मरीज को पता चल भी सकता है और मरीज को पता नहीं भी चल सकता, तो इससे बड़ा आसान हो गया ऑडियंस के लिए भी समझना कि दो बड़ी जो टाइप्स हैं या अकसाम हैं, उनमें एक टाइप वो है जिसमें मरीज को पता चलता है दौरा पड़ने वाला है, और एक टाइप वो है जिसमें मरीज को नहीं पता चलता कि दौरा पड़ने वाला है। पहले हम वो टाइप डिस्कस कर लेते हैं जिसमें मरीज को पता नहीं चलता। उसको जनरलाइज्ड एपिलेप्सी या इडियोपैथिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी बोला जाता है। मकसद ये कि एकदम से मरीज को सख्ती होती है जिस्म की और उसके बाद फिर झटके लगना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद मरीज जो है वो अपने होश-ओ-हवास खो देता है। मरीज के बाज़ का जुबान कट जाती है, उनके कपड़े गंदे हो सकते हैं, पेशाब या पखाना खारिज हो सकता है। तो ये अमूमन जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में होता है। जो दूसरी टाइप है जिसमें मरीज को बाज़ औक़ात पता चल जाता है कि मुझे दौरा पड़ने वाला है, उसको फोकल अनअवेयर सीजर्स बोलते हैं। ये नाम इसलिए है कि जिस्म के किसी खास हिस्से से ओरिजिनेट होते हैं। वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमने बात की, किसी खास हिस्से से ओरिजिनेट होती है। अगर वो दिमाग के उस हिस्से से ओरिजिनेट होती है जो कि याददाश्त से रिलेटेड है या हमारे खाने से रिलेटेड है, तो मरीज को हो सकता है कि अपने पेट में ऐसा महसूस हो जैसे उल्टी आ रही है, कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर ये दिमाग के ऐसे हिस्से से दौरे या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू हो जो कि नज़र से रिलेटेड है, तो मरीज को दौरे से पहले लाइटें या फ्लैशेस नज़र आएंगे। इसी तरह और बहुत सी अलामात हो सकती हैं, लेकिन अमूमन मरीज को दौरे से कुछ लम्हात पहले ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे मरीज जो हैं वो या तो फौरन बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब दौरा होने वाला है। इस ऐसे दौरों का जो सेकंड फेज है उसमें अमूमन जिस तरह पहले मैंने बताया कि सख्ती हो सकती है और उसके बाद झटके हो सकते हैं, बेहोशी हो सकती है। इन मरीजों की भी जुबान कट सकती है और पेशाब और पखाना कपड़ों में निकल सकता है। इसके अलावा ये जानना बहुत अहम है कि ये दौरों की वजूहात क्या हैं, क्योंकि आम तौर पे जिस तरह पूरी दुनिया में एक्सीडेंट्स एंड ट्रॉमा बहुत कॉमन है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और
हेड इंजरी किसी भी वजह से हो, चाहे आप गिर गए हो, कुछ आप पे गिर गया हो, उसकी वजह से जो है वो दौरों की अलामात हो सकती हैं। और अगर दौरे बार-बार हों तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं, और एपिलेप्सी की कंडीशन ऐसे मरीजों में हो सकती है। लेकिन जो 2 बड़ी टाइप्स हैं, वो जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया, जिनमें मरीज को पता चलेगा कि झटके होने वाले हैं, और या मरीज को पता नहीं चलेगा और झटके शुरू हो जाएंगे ऑल ऑफ अ सडन। जिन मरीजों को पता चलता है वो डॉक्टर को अपनी अलामात थोड़ी बहुत बता सकते हैं, और ये हेल्पफुल होता है उनकी दवाइयों के डिसाइड करने में। जो मरीज नहीं बता सकते कि उनको दौरा हुआ, ऐसी सूरत में जो मैं अपने पेशेंट्स या उनकी फैमिलीज को गाइड करता हूँ, वो ये कि पेशेंट को फौरन सेफ एनवायरनमेंट में ले जाएं और वीडियो बना लें, क्योंकि ये जो वीडियो है, एक तो एक ये ड्रामेटिक सिचुएशन होती है फैमिली के लिए, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, कैसे मरीज को रोकें। तो मरीज को ऐसे मौके पे रोकने की कोशिश नहीं करें, उनको सेफ एनवायरनमेंट में ले जाइए, या उनको दाएं या बाएं करवट से लिटा दीजिए। और एक सबसे अहम चीज जो अपने पेशेंट्स को मैं गाइड करता हूँ, वो ये कि उनके मुंह में कुछ नहीं डालें। जो एक कॉमन हमारे यहाँ किया जाता है कि चीनी, चम्मच, कपड़ा डाल दिया कि जुबान ना कटे, तो प्लीज ऐसा नहीं करें, क्योंकि दौरों की वजह से मरीज अमूमन जान से नहीं जाते। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दौरों की वजह से जान को खतरा हो। लेकिन अगर आप मुंह में पानी, चीनी, चम्मच या कपड़ा डालते हैं और उसकी वजह से सांस की नाली बंद हो जाती है, तो मौत वाकया हो सकती है। तो इस चीज का मैं खास तौर पे अपने पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज को गाइड करता हूँ कि मरीज के मुंह में कुछ नहीं डालें। जैसे मरीज सेफ एनवायरनमेंट में हो, उसकी वीडियो बनाना शुरू कर लीजिए, क्योंकि वो जो वीडियो है बेशक वो चंद सेकंड्स की हो या 1-2 मिनट की हो, वो डॉक्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि पाकिस्तान में डेडिकेटेड एपिलेप्सी मॉनिटरिंग यूनिट नहीं है। तो हमें डिपेंड करना पड़ता है, और आजकल तकरीबन हर मोबाइल में कैमरा है, आप आसानी से ये वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आने के बाद मेरी ये इन्फॉर्मेशन मेरे अपने लिए भी बहुत हेल्पफुल रही, अपने मरीजों को ट्रीट करने के लिए, और मरीजों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रही कि उनको जब फोकस्ड टारगेटेड ट्रीटमेंट मिलता है तो वो बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं, लो डोज पे ही दौरे कंट्रोल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। आपने इसमें डॉक्टर एहतिशाम बहुत एक अहम बात बताई, जिसको मैं शायद आखिर में पूछती कि दौरे की कैफियत में मरीज के साथ क्या करना चाहिए। तो ये आपने बता दिया। हम क्या करते हैं, हम अमूमन ऐसे मरीज से डरना शुरू हो जाते हैं। अगर एक मरीज को झटके पड़ रहे हैं तो वो बेचारा खुद हेल्पलेस है, उसको खुद मदद की जरूरत है। तो हम मैंने जो अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, वो मैंने ये देखा है कि लोग ऐसे मरीज के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, वो एक और या तो फिर उससे डर रहे होते हैं, लेकिन उस बढ़ के उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो ये आपने हमें बहुत अच्छी बातें बता दी हैं कि आपने मरीज के मुंह में कुछ डालने की कोशिश नहीं करनी है और मरीज को करवट के बल लटा देना है। इससे हम एक जिंदगी बचा सकते हैं और उससे डरने की जरूरत नहीं है। उसको हम इस तरह से मदद कर सकते हैं, और जान का खतरा, जान जाने का खतरा मरीज को उस वक्त होगा जब हम ये चीजें नहीं करेंगे, जब ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो उसको बगैर कहीं ले जाए भी मिल सकती है, इसके लिए उसका अस्पताल में होना जरूरी नहीं है। जहां वो मौजूद है वहीं पे उसकी जान इस तरह से बचाई जा सकती है। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा डॉक्टर चांद, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जब मिर्गी का मरीज जो है वो दौरे की हालत से बाहर आता है, तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ सवालात होते हैं जो हम मरीज के घर वालों से पूछते हैं कि जब ये रिकवर होते हैं तो क्या कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, लोगों को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। तो दौरे की कैफियत जब खत्म होती है तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। तो इसको हम पोस्ट इक्टल फेज बोलते हैं। इसमें भी जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि मरीज सेफ एनवायरनमेंट में हो, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता पानी में मरीज नहा रहा है या स्विमिंग पूल में नहा रहा है, तो मरीज अपने एयरवे का ख्याल नहीं रख सकता, मरीज डूब सकता है। तो ये नहीं कि एपिलेप्सी के जो मरीज हैं उनको हम हर चीज मना कर दें कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। कुछ चीजें वो कर सकते हैं अंडर सुपरविजन। तो एक तो ये कि थोड़ी सी उनको एक इंडिपेंडेंट लाइफ दी जाए अंडर सुपरविजन। पोस्ट इक्टल फेज में भी आपको यही ख्याल रखना है कि उनकी एनवायरनमेंट सेफ हो। कोई ऐसी चीज जैसे आग ना जल रही हो पास में कि अचानक से उनका पाँव लगे और पाँव जल जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आए जिनके हाथ या पाँव जल गए दौरे के दौरान या दौरे के बाद, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड थे। ये कंफ्यूजन की जो स्टेट है ये कुछ मिनट से आधा घंटे तक रहती है। उसके बाद इस दौरान मरीज अग्रेसिव हो सकता है, मरीज
चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने होशो हवास में हैं। सो जैसे अभी आपने भी कहा, तो ये बहुत अहम है कि ऐसे मरीजों को प्रॉपर डायग्नोज किया जाए और प्रॉपर ट्रीट किया जाए और उनकी बीमारी को समझा जाए। ये ना समझा जाए कि वो फेक कर रहे हैं या ये खुद से कर रहे हैं। ये दौरे के अलामात का हिस्सा है और ये वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। सो सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट फर्स्ट एड का हिस्सा है और इससे मरीज की जान और सेहत को फायदा हो सकता है। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर एहतेशाम, आपने हमें बहुत सारी अच्छी मालूमात दी एपिलेप्सी और या मिर्गी के हवाले से। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई सवाल है एपिलेप्सी के हवाले से या जनरली आप न्यूरोलॉजी के हवाले से कोई सवाल डॉक्टर एहतेशाम से पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पे, किसी खास मौजू पे हम बात करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर एहतेशाम। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।